गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है उनकी रैंकिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में जो है वो इम्प्रूव होने वाली है, क्योंकि इंडिया ने सजेस्ट किया है कि जो ये रिपोर्ट है ये सिर्फ पार्लियामेंट के लेवल पर या फिर जो है कैबिनेट के लेवल पर ही विमेन की पार्टिसिपेशन को कंसीडर करती है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बनाने में। लेकिन इसको जो है पंचायत लेवल तक जो है वो पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन को कंसीडर करना चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग दिस रिपोर्ट। तो अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस बात को माना है, और अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कह रहे हैं कि हम जो है लोकल गवर्नमेंट के लेवल तक जो है रिपोर्ट को बनाने के लिए हम कंसिडरेशन रखा करेंगे। तो ये मेजर विक्ट्री है इंडिया की। आपको पता ही है कि इंडिया में जो विमेन की पार्टिसिपेशन है इंडिया को एट द लोकल लेवल बहुत ज़्यादा है, बिकॉज वहाँ पर तो 33% रिजर्वेशन है। ठीक है। फिर अब ये कहा गया है कि इंडिया ने और ये भी बोला है कि हमने जन धन योजना, मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम निकाली है, उसका इम्पैक्ट विमेन एम्पावरमेंट पे क्या पड़ा है, इसको भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को कंसिडर करना चाहिए। ठीक है। तो अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस बात को भी एक्सेप्ट किया है, और आने वाली जो रिपोर्ट होगी 2023 की रिपोर्ट होगी, उसमें इन चीज़ों को कंसिडर किया जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जेंडर बजटिंग सिस्टम जो इंडियन गवर्नमेंट का है उसका इम्पैक्ट विमेन के ऊपर क्या हुआ है, उसको भी इंक्लूड करने से के लिए जो है एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है। तो वर्ल्ड जेंडर जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, ये है क्या? एनुअली निकाली जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा सिंस 2006, और ये बताती है कि जो है रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मेल और फीमेल में कितने अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं कंट्रीज़। तो इससे होता क्या है कि लोगों को और पॉलिसी मेकर्स को अवेयरनेस, ग्रेटर अवेयरनेस मिलती है कि उन वो कैसे एक्शन ले रहे हैं जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए। तो इंडिकेटर्स क्या ये यूज़ किए जाते हैं जेंडर गैप को डिटरमिन करने के लिए किसी भी कंट्री में? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, एजुकेशनल अटेनमेंट कैसी हैं, पॉलिटिकली एम्पावर हैं या नहीं हैं, और हेल्थ एंड सर्वाइवल। ठीक है। तो इन चार जो है आपके इंडिकेटर्स के बेसिस पर इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आईएनएस वागीर। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आईएनएस वागीर जो आपकी फिफ्थ स्टेल्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, उसको कमीशन कर लिया गया है इंडियन नेवी में। तो ये कलवारी क्लास सबमरीन है ये। ठीक है। तो प्रोजेक्ट 75 का जो है आपका, उसका ही ये पार्ट है ये। आईएनएस वागीर जो है वेस्टर्न नेवल कमांड के सबमरीन फ्लीट का पार्ट बनेगी। जून 1999 में P-75 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली, और 2030 तक जो है इंडिजिनसली बिल्ड सबमरीन्स बनाने का प्रोजेक्ट रखा गया। इसको दो फेजेस में जो है वो तो जो है डिवाइड कर लिया गया, P-75 और P-75I। इसमें इंडिया के लिए स्टैंड करता है। ठीक है। अब P-75 कहता है, फर्स्ट फेज उसका P-75 का 2005 में शुरू हुआ, मासगांव डॉक्स लिमिटेड और फ्रांस का नेवल ग्रुप जो है इन्होंने मिलकर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया, और इसकी पहली सबमरीन दिसंबर 2017 में कलवारी सबमरीन क्लास सबमरीन जो है वो डिलीवर की गई है। अब सेकेंड फेज़ जो है इसका 2019 में इसको क्लियर किया गया, और इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स जिनके बेटर सेंसर्स और वेपन्स हैं, और उसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम भी लगा है, उसको अप्रूवल मिला। इसमें हमने क्या किया कि स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप मॉडल जो है वो अडॉप्ट किया, मतलब कुछ प्राइवेट इंडियन कंपनीज जो है वो स्ट्रेटजिक पार्टनर्स की तरह आइडेंटिफाई की गई हैं, और वो फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ पार्टनर करेंगी और इंडिया में ये सबमरीन्स बनाएंगी। तो अब हम जो प्रोजेक्ट 75 की जो कलवारी क्लास सबमरीन जिसमें आईएनएस वागीर भी है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो वागीर कलवारी क्लास सबमरीन है, जनवरी 2023 मतलब इसको अब कमीशन किया गया है। इसमें जो है कलवारी क्लास सबमरीन क्यों कहा जाता है इनको, क्योंकि जो पहली शिप थी वो आईएनएस कलवारी थी, तो उसके आगे की जो भी सेम मेक, सेम पर्पस और सेम डिस्प्लेसमेंट या डिज़ाइन की जो सबमरीन्स हैं उन सबको हम कलवारी क्लास की सबमरीन्स बोलते हैं। ठीक है। तो ये आपके डीजल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन सिस्टम को यूज़ करती हैं, और ये टारगेट कर सकती हैं, सिंक कर सकती हैं एडवर्सरी नेवल वेसल्स को। स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस क्या है कि ग्रुप ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स करंटली इंडिया ऑपरेट करता है। ये सबमरीन जो है इनका डेजिग्नेटेड रोल होता है कैरियर बैटल ग्रुप्स में, और हर कैरियर बैटल ग्रुप जो है आपके शिप्स और सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को कंसिस्ट करता है। इंडिया के पास अभी जितनी होनी चाहिए सबमरीन्स उससे कम है ऑफ कोर्स। तो लगभग इंडिया के पास अभी 16 कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं और एक न्यूक्लियर सबमरीन भी है, लेकिन अभी भी इंडिया को बनाने की ज़रूरत है ताकि वो कैरियर बैटल ग्रुप को जो है कंप्लीट कर पाए।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं भार ओएस। तो ये आपका भारत ओएस का एक तरह से शॉर्ट फॉर्म है और ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन जो है उन्होंने इंडिजिनस ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया है जो कि आईआईटी मद्रास ने बनाया है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बेसिकली एक कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस होता है कि कैसे वो उससे कम्युनिकेट कर सकता है। तो जो भी आपके बेसिक टास्क होते हैं जैसे आपके फाइल मैनेजमेंट करना, मेमोरी मैनेजमेंट करना, प्रोसेस मैनेजमेंट करना, ये सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है। तो बेसिकली आपकी एप्लीकेशंस जो हैं कैसे कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ जो है इंटरेक्ट करेंगी, ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर ही देखता है। ठीक है? तो जैसे आपका विंडोज़ है आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो एप्पल यूज़र्स होते हैं उनके पास, आईओएस होता है, मैक ओएस होता है उनके लैपटॉप में। तो ऐसे ही जो है अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो इंडिया ने एक तरह से एंड्रॉयड और जो है गूगल और जो है एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट की मोनोपोली को तोड़ने के लिए जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम निकाला है और ये इसका नाम भार ओएस रखा गया है। प्रिवेसी और सिक्योरिटी के ऊपर फोकस रखेगा। इंडियन गवर्नमेंट का एक फंडेड प्रोजेक्ट था फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम निकालने का गवर्नमेंट और पब्लिक सिस्टम्स में, उसी का ही ये एक नतीजा है। ठीक है? हम अपनी फॉरेन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना चाहते हैं। उसी के लिए J&K ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी, जिसको आईआईटी मद्रास ने इंक्यूबेट किया था, उसने ये सॉफ्टवेयर बनाया है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा फंडिंग दी गई अंडर नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स। ठीक है? सो अब इसके फीचर्स क्या हैं? ये नो डिफ़ॉल्ट ऐप्स के साथ आता है, मतलब कोई भी कोई भी ऐप प्री इंस्टॉल नहीं होगी, अनलाइक एंड्रॉयड या एप्पल जिसमें पहले से ही ऐप्स डाली होती हैं। नेटिव ओवर द एयर अपडेट्स मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम, और मैनुअली जो है अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम टू टाइम ऑटोमेटिकली डाउनलोड होकर इंस्टॉल होती रहेंगी, ताकि जो है सिक्योरिटी टाइम टू टाइम इसकी सही रहे। ठीक है? मोबाइल की डिवाइस की या फिर कंप्यूटर डिवाइस की। और इसमें ऐप्स का अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विसेज जो है वो दी जाएंगी, और ट्रस्टेड ऐप्स जो है वो आप इंस्टॉल कर पाओगे। सो ये NMICPS जो प्रोजेक्ट है 2018 का प्रोजेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, पूरे इंडिया को कवर करता है। अब इसके अंदर हमने जितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी हमारी प्रोग्राम या फिर जो भी हमारे जो है गोल्स हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना, स्किल एनहांसमेंट करना, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप डेवलपमेंट करना, साइबर फिजिकल सिस्टम्स में से रिलेटेड, उसके लिए इस प्रोजेक्ट को निकाला गया है। अब इसमें 15 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स जो हैं बनाने का प्रोजेक्ट है। एकेडमिक्स, इंडस्ट्री, सेंट्रल मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट्स को इन सॉल्यूशंस को डेवलप करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इमरजेंसी पावर्स अंडर आईटी रूल्स 2021। ये भी आपके ये आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने यूट्यूब और ट्विटर को कहा है कि जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री है द मोदी क्वेश्चन, उसको जो है वो आप रिमूव करो अंडर आईटी रूल्स ऑफ 2021। तो ये इमरजेंसी प्रोविजंस क्या होते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एमआईबी के पास पावर होती है कि वो कंटेंट टेक डाउन नोटिस जो है सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स को दे सकता है अंडर आईटी रूल्स 2021। अगर उनको ऐसा लगता है कि ये कंटेंट इंडिया की सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी, डिफेंस और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स और पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकता है, तो अब अगर कंटेंट को हटा दिया गया है तो उसके लिए जो है ये जो कंपनीज़ हैं ये क्या कर सकती हैं? तो यूज़र्स के पास ऑप्शन होता है, इन केस सोशल मीडिया कंपनीज़ अगर सोशल मीडिया कंपनीज़ आपके किसी कंटेंट को हटाती हैं, तो आपके पास तो ऑप्शन होता है कि आप ग्रीवेंस ऑफिसर के पास जा सकते हो और पूछते हो कि मेरा कंटेंट क्यों हटाया है। लेकिन अगर गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पर सोशल मीडिया कंपनीज़ को हटाती हैं, कंटेंट को हटाती हैं, तो कोई ऑप्शन नहीं बचता आपके पास एक्सेप्ट अप्रोचिंग द कोर्ट्स। लेकिन फिर भी क्योंकि गवर्नमेंट ने किसी न किसी जो है कॉन्फिडेंशियल ऑर्डर के अंडर जो है इस कंटेंट को हटाया होता है, तो आपको पता ही नहीं होता है कि किस प्रोविज़न के अंडर आपके कंटेंट को फ्लैग करके हटाया गया। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में? उन्होंने बोला कि कॉलोनियल माइंडसेट दर्शाती है, एक प्रोपेगेंडा पीस है जिसमें सिर्फ एक ही साइड की स्टोरी बताई गई है और वो भी फैक्ट्स को ट्विस्ट करके बताया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने जो है एग्जामिन किया है इस डॉक्यूमेंट्री को और पाया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की भी अथॉरिटी को, उनकी जजमेंट को जो है अंडरमाइन किया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उसके भी अगेंस्ट जो है इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है। कम्युनिटीज़ के बीच में जो है वो स्ट्राइफ क्रिएट करने का जो है इनका मोटिव है, और फॉरेन गवर्नमेंट्स ने क्या उस टाइम पर एक्शन लिया उसके रिलेटेड भी जो है कोई
बेसलेस एक्यूजेशंस लगाए गए हैं और इंडिया की जो है सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को इंडिया जो है वो चैलेंज कर रही है डॉक्यूमेंट्री। तो क्रिटिसिज्म क्या है? ऑफ कोर्स क्रिटिसिज्म ये किया जा रहा है कि इंडिया सेंसरशिप कर रहा है ना? तो और क्या क्रिटिसिज्म कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ECLGS। ये आपके जो है इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो SBI की रिसर्च एनालिसिस के मुताबिक 14.6 लाख माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं उनके अकाउंट सेव किए गए बिकॉज ऑफ ECLGS स्कीम। ठीक है, तो ये हाईलाइट क्या कह रही है इस एनालिसिस की? वो ये कहते हैं कि लगभग 14.6 लाख MSME अकाउंट्स को सेव किया गया ESLGS द्वारा। लगभग 6 करोड़ जॉब जो है उससे बच गई टिल 2022। MSME लोन अकाउंट्स लगभग 2.2 लाख करोड़ के जो है वो इम्प्रूव हुए, अदरवाइज जो बैड डेट में क्रिएट हो सकते थे अगर ये स्कीम ना होती तो MSME यूनिट्स को इवन पैंडमिक के टाइम पर भी इस स्कीम की वजह से जो है वो ग्रो होने का मौका मिला और 250 करोड़ के टर्नओवर को भी वो क्रॉस कर गई। अब इसमें कहा जा रहा है कि मैक्सिमम लोन अमाउंट जो है उसको आप 2 करोड़ से जो है 5 करोड़ तक ले जाओ। विमेन प्रमोटर्स की जो है गारंटी कवरेज को आप 100% तक ले जाओ और क्लेम सेटलमेंट्स को इम्प्रूव करो। कंप्लीटली एंड टू एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म कर दो ताकि जो है इस स्कीम की बेनिफिट्स और ज़्यादा जो है वो MSMEs तक पहुँच सके। अब ये ECLGS स्कीम है क्या? पार्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव आत्मनिर्भर भारत पैकेज था फाइनेंस मिनिस्ट्री का, जो कि पैंडमिक के टाइम पर अनाउंस किया गया था। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर के लिए अनाउंस किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा। 100% गारंटेड कवरेज बैंक्स को दी गई कि अगर कोई MSME जो है कोई लोन पर डिफ़ॉल्ट करेगी तो उनको जो है उनको हम गारंटी लेते हैं, हम पे करेंगे। ठीक है, तो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को इमरजेंसी क्रेडिट देने के लिए कहा गया बिजनेस एंटिटीज़ को। अब इस स्कीम की वर्किंग कैसे चली है? लगभग 3 लाख करोड़ तक के जो है वो ECLGS बेनिफिट्स जो है वो ऑलरेडी डिस्पर्स किए जा चुके हैं और इसको जो है बाद में 4.5 लाख करोड़ तक एनहांस कर दिया गया। रिसेंटली 2022 में इसको 5 लाख करोड़ तक जो है वो एनहांस कर दिया गया, क्योंकि 50,000 करोड़ का एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है हॉस्पिटलिटी सेक्टर के लिए अनाउंस किया गया। तो अगर हम अगस्त 2022 तक के हम आंकड़े देखें तो 3.67 लाख करोड़ के जो है लोन्स ऑलरेडी सैंक्शन किए जा चुके हैं अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम और लगभग 1.14 करोड़ बोरोवर जो है उनको गारंटी दी जा चुकी है अंडर दिस स्कीम। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं परमवीर चक्र। सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो PM मोदी ने जो है 21 लार्जेस्ट अननेम्ड आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार को 21 परमवीर चक्र अवॉर्डीज़ के नाम पर जो है वो अनाउंस कर दिया है। तो परमवीर चक्र क्या होता है? इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ वैलर और सेल्फ सेक्रीफाइस के लिए अवार्ड दिया जाता है। 26 जनवरी 1950 को पहली बार दिया गया। इसको पोस्ट ह्यूमसली भी दिया जा सकता है इस अवार्ड को। इसका जो है पोस्टह्यूमसली मतलब मरने के बाद भी ऑफ कोर्स परमवीर चक्र मिल सकता है। और इस मेडल को मिसेस सावित्री खानोलकर जी ने डिज़ाइन किया था। ब्रॉन्ज में ये मेडल होता है, सर्कुलर शेप का होता है। पहले विनर इसके मेजर सोमंत शर्मा थे, कुमाऊं रेजिमेंट के। अब ये अवार्ड्स जो हैं गैलेंट्री अवार्ड्स, ये पहले 3 गैलेंट्री अवार्ड्स अगर हम देखें, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, इसको तो 1950 में अनाउंस कर दिया गया था रिपब्लिक डे के मतलब पहले ही दिन पर। ठीक है, और अशोक चक्र 1, 2, 3 इनको 1952 में अनाउंस किया गया। और जो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र हैं उनको 1967 में अनाउंस किया गया। अब कैसे सिलेक्ट किया जाता है किसी भी जो है विनर को? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो रिकमेंडेशंस लेती है आर्म्ड फोर्सेस से, और अगर कोई सिविलियन सिटीजन की जो है रिकमेंडेशन आनी है तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से पूछा जाता है। ठीक है, अब इसमें सेंट्रल ऑनर्स एंड अवार्ड्स कमेटी होती है जो उसमें रक्षा मंत्री, 3 सर्विस चीफ्स और डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि किसको अवार्ड मिलेगा। अगर किसी सिविलियन को भी अवार्ड मिलना है तो होम सेक्रेटरी भी उस कमेटी का पार्ट बन जाते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। एक एग्रीमेंट साइन हुआ है DRDO के नेवल मटेरियल्स रिसर्च लेबॉर्ट्री और नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस के बीच में कि कैसे जो है वो इंडिजिनसली बिल्ट एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम कलवारी का क्लास सबमरीन्स में इंटीग्रेट किया जाएगा। तो आपको पता है 2 तरह की सबमरीन्स होती हैं। एक होती है आपकी कन्वेंशनल सबमरीन जो कि डीजल इलेक्ट्रिक होती हैं, दूसरी होती है न्यूक्लियर सबमरीन्स। तो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम कहाँ काम आता है? तो एक तरह से अंडर वाटर प्रोपल्शन को देखने के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम का यूज़ आता है। मतलब कि कैसे जो है आपकी जो जो खासकर जो डीजल इंजन हैंडलिंग सरफेस प्रोपल्शन सिस्टम है, जो डीजल इलेक्ट्रिक व्हीकल डीजल इलेक्ट्रिक जो सबमरीन्स होती हैं उसमें कैसे प्रोपल्शन होगी। क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन्स में तो क्या होता है, न्यूक्लियर आर्म्ड होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होता है तो उससे वो चल सकती हैं। लेकिन
जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होती हैं, उनको propulsion के लिए जो है एक एयर इंडिपेंडेंट propulsion सिस्टम की ज़रूरत होती है, ताकि वो लंबे टाइम तक नीचे सबमर्ज रह सकें और जो है वो लंबे टाइम तक काम कर सकें अंडर वाटर, ठीक है। उससे क्या होता है, जब आप AIP लगा देते हो तो आपकी नॉइज़ लेवल भी जो है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो बेसिकली अंडर वाटर लंबे टाइम तक रहने के लिए, ताकि उनको बार बार ऊपर आके अपनी बैटरी को चार्ज ना करना पड़े, इसके लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम्स लगाए जाते हैं। तो कई तरह के होते हैं ये। अब उसमें जो फ्यूल सेल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है, DRDO वो यूज़ करता है, और इसमें हाइड्रोजन को जो है वो ऑन बोर्ड ही जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ट्रांस फैट्स। ये भी आपके जो है सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें कहा है कि 5 बिलियन पीपल जो है वो ग्लोबली हार्मफुल ट्रांस फैट्स के लिए से एक्सपोज्ड हैं, और ये नेचुरली अकरिंग भी होते हैं ट्रांस फैट्स, और आर्टिफिशियली भी होते हैं। नेचुरली तो मतलब क्या होता है कि कुछ एनिमल्स के पेट में ही बनते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल में क्या, आर्टिफिशियल कैसे बनाए जाते हैं, इसको इंडस्ट्री में बनाया जाता है। लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स में हाइड्रोजन डाल दी जाती है ताकि वो उनको और सॉलिड बनाया जा सके। अब अगर आप उसको कंज्यूम करोगे तो ऑफ कोर्स हार्ट अटैक आ सकते हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो सकती है। WHO ने इसीलिए बोला है कि जो ट्रांस फैट्स हैं उनको ग्लोबली एलिमिनेट करना है 2023 तक। तो अब इंडिया ने जो है, जैसे FSSAI ने जो है ट्रांस फैट फ्री लोगो जो है वो डिज़ाइन किया है। ग्लोबल लेवल पर रिप्लेस कैंपेन 2018 में निकाला गया है WHO द्वारा, ताकि इसको एलिमिनेट किया जा सके 2023 तक। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कोलोकेशन। ये आपके जो है इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सिक्योरिटीज़ एपेलेट ट्रिब्यूनल ने जो है वो NSE को रिसेंटली कहा है कि आप 100 करोड़ रुपए जो है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में डालो, सेबी के, ताकि जो है आपने जो आपने लैप्सेस किए थे 2018 में कोलोकेशन से रिलेटेड, उसके लिए आपको एक तरह से सज़ा है। तो कोलोकेशन क्या होता है? कोलोकेशन में क्या होता है कि समझ लो NSE जो है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो अपनी जो है प्रेमिसेस को जो है वो थर्ड पार्टी को लीज़ पे दे देता है, ताकि वो अपने सर्वर लगा सकें वहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ उनको दे सकें। तो बेसिकली रेंटिंग के लिए जो है वो कोलोकेशन के लिए सर्विसेज दे देते हैं NSE, ताकि उनको रेंट मिलता रहे, लीज़ से जो पैसा कमा सकें। तो बेसिकली जो मेंबर्स होते हैं NSE के, उनको अपने सर्वर सेटअप करना जो है विद इन NSE के एक्सचेंज प्रेमिसेस, उनको एक सर्टेन प्राइस के लिए दे दिया जाता है। लेकिन होता क्या उससे, क्योंकि आप NSE के प्रॉक्सिमिटी में हो, तो आपके पास ऐसा डेटा आ जाता है, ऐसे डेटा का एक्सेस मिल जाता है, जिससे आप जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हो मार्केट को। तो जो कोलोकेशन है वो इलीगल तो नहीं है, लेकिन एक विसल ब्लोअर ने 2015 में बताया कि कुछ मेंबर जो हैं, उनके पास NSE की लोकेशन की वजह से जो है, कोलोकेशन की वजह से उनको ज़्यादा बेनिफिट हो सका इन मार्केट ट्रेडिंग एज़ कम्पेयर टू अदर मेंबर्स, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Global Gender Gap Report. This topic is important for your social issues. So India's global standing will improve because World Economic Forum has accepted that participation of women and panchayat level must also be taken care while preparing this report. And World Economic Forum is also re-examining and changing the indices for the ranking. So what are the concerns that India has flagged regarding the global gender gap report? So it has said that you are ignoring women participation at panchayat level, and you're also just focusing upon women participation at the cabinet level and the parliament level. So it has also India has also communicated that the impact of Jan Dhan Yojana, Mudra Yojana, Stand Up India must also be taken care by the report while preparing this report. Also, World Economic Forum has accepted that Indian government's gender budgeting system has also made certain impact on women participation and empowerment, and they will also be considering this factor in the next report, which will be published for 2023. So, what is this Global Gender Gap Report? It is published annually since 2006 to see the gender equality in countries, and to see how well these countries are distributing the resources and opportunities among the male and female gender. This report acts as a catalyst for generating greater awareness among people and policymakers. So, what are the indicators which are used by Gender Gap Report? So, economic participation and opportunity, educational attainment, political empowerment, health and survival. So, these are the 4 indicators which are used to determine gender gap in any country.
So the next topic is INS Vagir. This topic is important for your security section. So INS Vagir is the fifth stealth Scorpion class submarine which has been commissioned into the Indian Navy recently, and it is the fifth. Of course, it will be part of a Western Naval Command submarine fleet, and this is a part of P-75 project which started in 1999, and the aim was to build indigenous submarines by 2030. It was broken down into two phases, P-75 and P-75 India. Under the first phase, which was signed in 2005, Mazagon Dock Limited and Naval Group of France were to be executing this project, uh, and the first submarine was commissioned in December 2017. Under the second phase of this project, construction of six conventional submarines with better sensors and weapons, with them having air independent propulsion system, was cleared in 2019, and the aim was to promote Make in India. For that, strategic partnership model was also envisaged, in which private Indian companies would participate or would tie up with foreign original equipment manufacturers for the construction of this uh, submarines. So what are the features of this submarine? INS Vagir. So it's part of the Kalvari class submarine, and it will have the same make, purpose, and displacement as all the Kalvari class submarines. They will be diesel electric transmission. They will be having diesel electric transmission systems, and they will be having the design to target sink and sink adversary naval vessels. So these group of nuclear powered submarines and diesel electric submarines are operated by India currently. These submarines are basically having certain designated roles in the carrier battle groups, and they participate in these groups with ships and aircraft carriers. So India has currently less than ideal number of submarines in their carrier battle groups, and we need more of them to complete the formations. So the next topic is Bhar OS, or also called the Bharat OS, and this topic is important for your science and tech section. So Union Minister of Communication has recently tested the Bhar OS, which is an indigenous operating system which has been developed by IIT Madras. So what is an operating system? It basically provides an interface between a computer user and a computer hardware. It is used for it is basically a software which is used to perform all the basic tasks on a computer hardware. Basically, it's a software which enables applications to interact with computers hardware. So like your Windows operating system, your Linux, all these are parts of are examples of operating systems. So what is unique about Bharat OS or Bhar OS? It focuses on privacy and security. It is part of the Indian government funded project to develop a free and open source operating system for use in government and public systems. It will reduce our dependency on foreign OS like Android and iOS. It has been developed by J&K Operations Private Limited, which has been incubated by IIT Madras Pravartak Technologies Foundation, which is itself a part of the Department of Science and Technology funded project under the National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical Systems. So the features of Bhar OS include no default apps, which means that you would not have to uh, you would not get any preloaded apps. You would have more control over the permissions that these apps take on your device. It will have automatic updates so that your device remains secure throughout its life cycle, and you will have access to trusted apps from organization specific private app stores. So, what is NMICPS? It was launched in 2018. It covers entire country, and the aim is to address technology development, application development, human resource development, skill enhancement, entrepreneurship, etc. in cyber physical systems. So, the aim is to, of course, have establish at least 15 technology innovation hubs, six innovation hubs, and four technology translation research parks in the country. And it will partner and it will connect academics, industry, central ministries, and state governments in developing the solutions. So the next topic is emergency powers under IT rules 2021. So this topic is important for your governance section. So recently, Ministry of Information and Broadcasting has directed YouTube and Twitter to take down links of the BBC documentary titled India, the Modi Question under the IT rules 2021. So MIB has the power to issue content takedown notices to social media intermediaries if the content is impacting the sovereignty, integrity, defense, or security of India, or even friendly relations with foreign states or public order. So
Otherwise, if any social media company removes your content, then you have the option to raise the matter with the grievance officer appointed by the social media company. But if the government exercises emergency provisions, then the legislation does not offer any direct recourse. You only have the option to approach courts, but it also becomes difficult because you do not know under which confidential orders the content has been blocked. So the government has said that this documentary is a propaganda piece. It reflects a colonial mindset, and it undermines the authority of Supreme Court of India, and it is aiming to create strife between different communities. So of course the criticism is that the opposition parties are claiming that the government is indulging into censorship. So the next topic is ECLGS, this topic is important for your economy section. So as per the research, SBI research analysis, over 14.6 lakh micro, small and medium enterprises accounts were saved due to this ECLGS scheme. So about 6 crore jobs were saved due to this particular scheme, and MSME loan accounts worth 2.2 lakh crore have improved since the inception of this scheme. So basically this scheme was giving credit guarantee to MSME loans, uh, and it was giving a credit guarantee on behalf of these MSME loans to the lending institutions like banks. And it has been found that MSME units have rather improved their performance, and they have grown bigger than even 250 crore turnover. And uh, it has also suggested that the maximum loan amount for coverage must be increased from 2 crore to 5 crore rupees. Women promoters should be given 100% guarantee coverage, so that women entrepreneurship can be promoted. And to increase claim settlement, it should the scheme should have completely end-to-end digital platform. So what is ECLGS? It is part of the comprehensive Atmanirbhar Bharat package, which was announced by Finance Ministry during the pandemic to aid micro, small and medium enterprises sector, and it provides 100% guaranteed coverage to banks, non-banking financial institutions and other lending institutions who have lended loans to the MSME sector. So how the scheme has worked: of course almost 3 lakh crore worth of uh, ECLGS benefits have been distributed by the government, and the ceiling has been raised to 5 lakh crore rupees to include the hospitality sector recently. And loans worth 3.67 lakh crore have already been sanctioned, and more than 1.14 crore people have benefit from this particular scheme. So the next topic is Paramveer Chakra. This topic is important for your social issues. So PM Modi has recently decided to name the 21 largest unnamed islands of the Andaman and Nicobar Islands after 21 Paramveer Chakra awardees. So Paramveer Chakra is the highest military decoration awarded for highest degree of valor or self-sacrifice in the presence of the enemy. So it was introduced in 1950 on the first Republic Day of India, and this award can be awarded posthumously. The medal design has been made by Mrs. Savitri Khanolkar ji, and this medal is cast in bronze and it is circular in shape. The first winner was Major Somnath Sharma from the Kumaon Regiment. So these gallantry awards, the first three gallantry awards were uh, namely the Paramveer Chakra, Mahavir Chakra, and Veer Chakra were announced on the first Republic Day of India. The Ashok Chakra 1, 2, 3 were announced in 1952. Similarly, Ashok Chakra, Kirti Chakra, and Shaurya Chakra were announced in 1967. So, what is the selection process? Ministry of Defense invites recommendations twice a year from Armed Forces and Union Home Ministry for gallantry awards. In case a civilian has to be given the award, then Union Home Ministry gives the recommendation. Otherwise, the Central Honors and Awards Committee consists of Raksha Mantri, Three Services Chief, and the Defense Secretary for the announcement of awards. In case a civilian has to be given award, then Home Secretary is also member of this committee. So the next topic is air independent propulsion system. This topic is again important for your security section. An agreement has been signed between DRDO's Naval Materials Research Laboratory and Naval Group France to extend cooperation in matters of integrating indigenous air independent propulsion system in Kalvari class submarines. So you know that there are two types of submarines: conventional or diesel electric submarines, and the second is nuclear powered submarines. So the conventional submarines require atmospheric oxygen to run the diesel generator, but the nuclear submarines have their own nuclear reactor, so they do not need to
need any such system. So what is air independent propulsion system? So this allows the problem of propulsion underwater, uh, because you know that in conventional submarines they require atmospheric oxygen, but for that they have to come on the surface time to time to charge their batteries. But if you have this air independent propulsion system, that these submarines can remain under submergence for a longer period of time, and they can use this AIP for their surface propulsion and underwater propulsion rather. So this also decreases the noise levels made by the submarines, and it makes it hard to detect by other submarines. So there are several types of air independent propulsion systems, but India uses or rather the DRDO uses the fuel cell system, which is unique because it generates hydrogen on board. So the next topic is trans fats. This topic is important for your social issues. According to a recent report by World Health Organization, 5 billion people are globally exposed to harmful trans fats. So these trans fats are naturally occurring and artificial also. So naturally occurring trans fats are produced in the guts of some animals, but artificial trans fats are created in an industrial process in which hydrogen is added to liquid vegetable oils to make them more solid. So these are associated with increased heart attacks and heart diseases. So that's why WHO has called for elimination of trans fats globally by 2023. For that, several initiatives have been taken by India also, like FSSAI has launched trans fat free logo for voluntary labeling, uh, so that trans fats free products can be promoted. At the global level, WHO has launched a replace campaign in 2018 for global elimination of elimination of trans fats in industrially produced edible oils by 2023. So the next topic is co-location. This topic is important for your economy section. So, Securities Appellate Tribunal has recently asked NSE to pay 100 crore rupees towards SEBI's Investor Protection Fund because of the lapses that they have made in May 2018 concerning co-location trading. So, what is co-location? So, basically, NSE gives a facility to their to third party members to use their space for for putting up their servers, and they are given power supply, bandwidth, cooling stations for setting up their servers, and storage of data. So basically you are renting your space so to earn a certain amount of money. But because NSE is renting this space, then it provides relative proximity to certain members who wish to gain access to entirety of buy and sell orders which are being made at NSE. So the co-location is not illegal per se, but a whistleblower in 2015 alleged that some exchange members were able to manipulate NSE's co-location services to their own benefit because they are getting a support from certain officials in NSE's IT department. So they can manipulate market trading, which is conducted at NSE. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.